तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 15-15 बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं एंड उनका स्कोर 300 से ऊपर नहीं बढ़ता। देखिए असर्शन रीजन बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है हमारी एनसीईआरटी में, ऑलरेडी मेंशन्ड। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन विद्या की देवी जो है हम लोग को वरदान देती हैं, हम लोग अच्छी अपनी स्टडीज़ वगैरह करें। तो हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में एंड अपने घर में भी सरस्वती पूजन करते हैं, अपनी बुक्स वगैरह की भी पूजा करते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो अपने एग्जाम टाइम में सोचती थी कि विद्या की देवी सरस्वती जी से मैं विश करती थी एक्चुअली कि मैं अपनी क्लासरूम में टॉप करूं या फिर मेरी फर्स्ट रैंक आए, इनफैक्ट फर्स्ट डिवीजन आए। ये सब कुछ मैं प्रे करती थी। सेम कंडीशन होती है ना एक नीट एस्पिरेंट की, जब 3 से 4 महीने एग्जाम को रह जाते हैं, अब तो उतने भी नहीं है, तो जब आपके कुछ महीने रह जाते हैं एग्जाम को, आप लोग प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा सोचते हैं कि बस हमें कोई ऐसी विद्या की देवी मिल जाए या फिर कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हमें बता दे कि हम लोग क्या कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। एंड टीचर्स आपको बताते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि टीचर खुद तो एक विद्या की देवी है नहीं, विद्या की देवी आपकी एनसीईआरटी है। हम लोग कहते हैं ना एनसीईआरटी हमारी माता है, एनसीईआरटी ही आपकी विद्या की देवी है। बस आपको उसे मनाना कैसे है वो आप लोग देख लें। अब एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ में हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने 20 बार पढ़ी, मैंने 50 बार पढ़ी। तो आप लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी को रंगना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसको टारगेट बनाते हैं कि इतनी बार पढ़ूंगा, उतनी बार पढ़ूंगा। तो देखिए, अगर इस तरीके की एनसीईआरटी मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर इस तरीके से रंग लेने से सिलेक्शन होता तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 15-15 बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं एंड उनका स्कोर 300 से ऊपर नहीं बढ़ता। इस तरीके से हाईलाइट करके हो सकता है कि आप फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं उन्हें करेक्ट कर दें, आप लोग को टिप ऑफ द टंग पर याद हो, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। बट अभी का जो ट्रेंड चल रहा है असर्शन रीजन, करेक्ट इनकरेक्ट, वो आप नहीं कर सकते इस तरीके से सिर्फ रंगने से और देखने से। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा रंगी हुई एनसीईआरटी को अगर आप एग्जाम डे पर देखते हैं तो मैं होती तो मुझे तो चक्कर आ जाता। तो एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा ना रंग कर हमें कितना रंगना है, किस तरीके से उसको पढ़ना है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको करके आप, आई होप कि आप 360 आउट ऑफ 360 लाने में सक्षम हो जाएंगे एंड एनसीईआरटी को जो है आप मनाने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप अपने पास नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपको जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको हाईलाइट नहीं करना है, हाईलाइटर को साइड रख देना है, अंडरलाइन भी नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, बट अगर आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको हाईलाइट नहीं करना है डेफिनेटली। जब भी आप क्लासरूम में लेक्चर लें, आप कोई ऑनलाइन लेक्चर लें या फिर क्लासरूम में जाकर लें, तो एक बार से पहले एनसीईआरटी को पढ़कर जाएं जिसमें आप कुछ हाईलाइट नहीं करने वाले हैं, एंड एक लेक्चर के बाद में एक बार एनसीईआरटी पढ़ें। जब आप में एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम हाईलाइट कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप फैक्ट्स को हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा आप जो भी प्रोसेस, मान लीजिए कोई प्रोसेस पढ़कर आए हैं, कार्डियक साइकिल पढ़ के आए हैं या फिर कोई भी प्रोसेस पढ़ के आए हैं, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पर जो स्टेप्स है एनसीईआरटी में 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप 1 2 3 जरूर मार्क कर लें, जिससे कि आपको प्रोसेस याद रहेगी, स्टेप्स याद रहेंगे एंड जो लेंथी क्वेश्चन है जिसमें कि स्टेप्स आपको उसमें अरेंज करने होते हैं वो आप यहाँ से करेक्ट कर पाएंगे। ये तो हो गया आपका फैक्ट्स, एंड जो प्रोसेस वाले क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, वो यहाँ से हो जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम आती है कि करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन हम लोग कैसे ढूंढें या फिर हम लोग इसमें असर्शन रीजन कैसे ढूंढें। तो देखिए, असर्शन रीजन आपका एनसीईआरटी में जहां पर भी बिकॉज या फिर ड्यू टू, जहां पर भी मेंशन है बिकॉज लिखा है या फिर ड्यू टू लिखा है, ये आपका नेक्स्ट एआर होने वाला है, ये आपका नेक्स्ट असर्शन रीजन होने वाला है। तो जहां पर भी बिकॉज लिखा है एन सर्कल करिए एंड लिख दीजिए एआर, ड्यू टू लिखा है एन सर्कल कीजिए और लिख दीजिए एआर। ये आपका ऑब्वियसली एआर है, ये है एआर, ये मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, यही आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि ही इज़ इन क्लास 12th, इसको मैं इनकरेक्ट कैसे करूँगी, ही इज़ नॉट इन क्लास 12th। सेम, ही इज़ इन क्लास 12th को मैं अगर इनकरेक्ट करना चाहूँ तो मैं लिख दूंगी ही इज़ नॉट इन क्लास 12th, तो मैंने नॉट को ऐड कर दिया एंड जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया। सेम एनसीईआरटी के किसी भी करेक्ट स्टेटमेंट को जहाँ पर एनटीए को इनकरेक्ट करना होगा वहाँ पर वो नॉट को, नेवर को, एक्सेप्ट को, ये सारे वर्ड ऐड करेगा। इसके अलावा जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में एक्सेप्शन आते ही आते हैं, बायो में भी एक्सेप्शन है, बट कोई चीज़ ऐसी जो कि सब में मिल रही है वो बहुत ही रेयर है। तो जहाँ पर भी आपको दिख जाए ऑलवेज वर्ड या फिर इन ऑल, तो वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जहाँ पर भी एनसीईआरटी में आपको ऑलवेज, ऑल, एक्सेप्ट, नॉट, नेवर, इन ऑल, इन फ्यू, ये जो वर्ड्स जहाँ भी दिखें उन्हें सर्कल कर दीजिए। इसके अलावा असर्शन रीजन के लिए आप ड्यू टू एंड बिकॉज को एन सर्कल कर लीजिए और वहाँ पर ए आर लिख लीजिए। ये हो गए आपके इनकरेक्ट, करेक्ट वाले क्वेश्चन एंड ए आर वाले क्वेश्चन। इसके बाद में एनसीईआरटी के डायग्राम्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर भी
आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिख रहा है, तो ये नहीं सोचना है कि ये डायग्राम अगर सेम बना गया तो मैं लेबलिंग कैसे करूँगा। आपको ये कहीं से भी नहीं सोचना है। जरूरी नहीं है कि वो एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज छप कर आ जाए एंड आपसे लेबलिंग पूछ ली जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उस डायग्राम के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम। इसे देखें तो अगर आप लेबलिंग करेंगे तो लेबलिंग के लिए नहीं आता है। इसमें ये पूछा जाएगा कि 2 पीक कब आ रही हैं, 2 पीक कौन से हार्मोन में आ रही हैं, किसकी पीक बड़ी आ रही है, किसकी पीक पहले आ रही है, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए इसको कितना ज़्यादा रंगा हुआ है। ये इसको रंगा हुआ नहीं कहते, इसको मेंशन कहते हैं कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर क्या की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वहीं पर वो लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको डायग्राम से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जो डायग्राम के नीचे का जो टेक्स्ट होता है वो कभी मत भूलिए, वो कभी मत छोड़िए। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में देखें तो आपका पेडिग्री के चार्ट बने हुए हैं, उसके नीचे आपको जो फर्स्ट वाला पेडिग्री है वो दिया हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का, और वहीं पर आपको एग्जाम्पल करके लिख दिया मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। वहीं अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के आ जाए तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का कहीं नाम नहीं है, लेकिन वहां आपको दिया हुआ है और सेम वो पीवाईक्यू है। तो एनसीईआरटी के जो नीचे टेक्स्ट है उसे किसी भी तरीके से आप स्किप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ये स्पूलिंग का डायग्राम, इस डायग्राम में से क्या आएगा, लेकिन ये जो स्पूलिंग का क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड पूरा टेक्स्ट पढ़कर आ जाइए। स्पूलिंग का कहीं कोई नाम नहीं है, समझाया हुआ है बट नाम नहीं लिखा है कि ये स्पूलिंग है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आया हुआ है। डायग्राम्स के अलावा टेबल्स आपको स्किप नहीं करनी है। टेबल्स को जनरली सभी स्टूडेंट्स स्किप कर देते कि अरे क्या है, बट टेबल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगर आप एनिमल किंगडम का ये वाला टेबल देखें तो देखिए पूरा आपके सारे किंगडम आप सारे फाइलम आप पढ़कर आ जाइए, आपको नहीं समझ आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कंप्लीट हुआ, बट यहाँ पर मेंशन्ड है। बस यही तो है, यही तो आपको समझ में आएगा कि टेबल का वैल्यू क्या है। बस इसी में वहीं पर मार्क कर दीजिए क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस में क्या डायरेक्ट है, क्या किस में इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें, रेडियल सिमेट्री नीचे एक आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको इस टेबल के थ्रू ही समझ आएंगी। तो टेबल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टेबल्स के अलावा, इस सब के अलावा एक कॉमन पॉइंट जो कि आप सब लोग फॉलो करते भी होंगे जनरली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आया हुआ है एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। एनसीईआरटी में मार्क कर लेंगे तो आपका क्या होगा कि जहां पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है आपको पता चल जाएगा पहले आ चुका है, तो आप उसे एक बार से ध्यान से फोकस करके देखेंगे। अगर वो क्वेश्चन एक बार आया है एंड फिर से आया तो आप +1 कर दीजिए, +1 करके पीवाईक्यू में लिख दीजिए या फिर आप स्टार मार्क कर दीजिए। ये तो हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन, आप लोग टेस्ट एनालिसिस करते हैं, जब आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है एंड वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाता है तो वहां पर आप अंडरलाइन करके हाईलाइट करके लिख दीजिए कि आपको टेस्ट में दिखाता है, टेस्ट लिख दीजिए या स्टार मार्क कर दीजिए, कोई भी आप अपनी पसंद से उधर मार्क कर सकते हैं। अगर आपने वो चीज़ बार बार गलत की तो उसको उतनी बार हाईलाइट कर लीजिए जिससे कि वो उतना डार्क होगा एंड उतनी ज़्यादा क्लैरिटी से आपको नेक्स्ट टाइम हाईलाइट होकर दिखाई देगा। तो आप अपनी गलतियों को भी एनसीईआरटी में इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ से आपके लेंदी क्वेश्चंस बनते हैं वो एरिया होता है वो जिससे आपके बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। अब एक पैराग्राफ में से 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, इस वाले आपका जो ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें से लेंदी क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, उसका एक एक स्टेटमेंट देखिए, वहाँ से आपका नेक्स्ट लेंदी क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अब वाला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सबसे ज़्यादा स्किप होने वाली चीज़ें एनसीईआरटी की। आप स्किप करते हैं समरी को। समरी में कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी आपको नहीं पढ़नी होती कि कुछ है ही नहीं उसके अंदर। बट ऐसा कभी कभी हो जाता है कि पूरे चैप्टर में कोई आपको हो सकता है कि वर्ड मेंशन ना हो, कोई कॉन्सेप्ट मेंशन ना हो, कॉन्सेप्ट तो क्या कोई एक फैक्ट मेंशन ना हो जो कि आपको समरी में दे दिया जाता है। तो एक बार से समरी से गो थ्रू हो लीजिए। कोई पॉइंट अगर ऐसा है जो कि वहाँ पर आपको नहीं है मेंशन्ड ऑलरेडी चैप्टर में, तो वहाँ पर आप हाईलाइट कर लें या सर्कल बना लें या कुछ भी लिख लें, कुछ आप मार्क जरूर कर लें जिससे कि आपको समझ आ जाए कि पूरे चैप्टर में नहीं था बट ये आया तो इस समरी से आया। ये भी नोटिस किया गया है कि समरी से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जो आप इग्नोर करते हैं चीज़ें, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इटैलिक्स में मेंशन्ड होते हैं, मेनली आपके किसी भी कॉन्सेप्ट के बीच में, आपके किसी भी पैराग्राफ के बीच में मेंशन्ड होते हैं एंड आप उसको इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं जैसे आंखों के सामने से मक्खी निकल गई हो। बट वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं एंड वो हो सकता है जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है आपका ही नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला हो, तो वहां पर आप उसे ना करके अभी अगर घर से कर चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन पहले से हो गई ना, एग्जाम की तैयारी आपकी हो गई ना। बस उनको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें, उन्हें कभी आपको स्किप नहीं करना है। इसके अलावा जो कि कोई सोचता भी नहीं है कि हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लास्ट में दिए हुए कि ये तो बोर्ड्स के बच्चों की बातें हैं, सिलेबस तो एक ही है ना आपका, उन्हें अटेम्प्ट करने का एक बार ट्राई तो कीजिए। हो सकता है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का ट्राई करें एंड कोई क्वेश्चन आपको आए ही ना, वो आपको आया नहीं है इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट कहीं ढीला है और कॉन्सेप्ट तो नीट का है ना,
तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बार से ट्राई करने का ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसके थ्रू आप एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं, अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के चांसेस ये हैं कि आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर जाए अगर आप इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो। एक बार से मैं आपको ये समराइज भी कर देती हूँ आपके जो कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट गो में आपको एनसीईआरटी को हाईलाइट नहीं करना है। जब आप एनसीईआरटी को हाईलाइट करें तो फैक्ट्स को सबसे पहले हाईलाइट करेंगे और जो स्टेप्स हैं वहाँ पर 1 2 3 मार्क्स जरूर कर लेंगे। जहाँ पर भी आपको ऑलवेज, नॉट, ऑल, एक्सेप्ट ये वाले वर्ड दिखाई दे उनको एनसर्कल जरूर कर लें। ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन होने वाला है। जहाँ पर भी आपको ड्यू टू या फिर बिकॉज दिख जाए वहाँ पर AR लिख लीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी AR बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। जहाँ पर भी आपको डायग्राम्स दिखें, डायग्राम्स को ऐसे ही इग्नोर नहीं करना है, उसके नीचे का टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है एंड डायग्राम्स में जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से समझना है। जब आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो वहाँ पर ज़रूर लिखना है और जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी बार मार्क करना है। कोई क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में आया था एंड आपसे गलत हुआ है, जितनी बार गलत हुआ है उतनी बार आपको एनसीईआरटी में मार्क करना है। लेंथी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो एरिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भरा हुआ है उसको बहुत अच्छे से करके जाना है, वही आपका नेक्स्ट लेंथी क्वेश्चन हो सकता है आपके 2024 में। टेबल्स को गलती से भी नहीं छोड़ना है, जहां पर भी टेबल है उसको बहुत अच्छे से समझ कर ही छोड़ना है। समरी को एक बार से गो थ्रू हो लेना है एंड जो वहां पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हो या फिर जो आपके चैप्टर में नहीं हो उसको एनसर्कल जरूर से जरूर कर लेना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक बार से आपको ट्राई जरूर करने हैं। तो ये कुछ है आपकी एनसीईआरटी को आसानी से पढ़ने के, एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट इजीली निकालने के लिए कुछ टिप्स। आप इन्हें फॉलो कीजिएगा। आई होप कि सरस्वती देवी या फिर जो आपकी विद्या की देवी, आपकी एनसीईआरटी माता आपसे प्रसन्न होंगी एंड आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो वंस अगेन हैप्पी वसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।